हाय फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको एंडोमेट्रियोसिस और इनफर्टिलिटी के बारे में कुछ बातें बताना चाहती हूँ। एंडोमेट्रियोसिस के बारे में जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि उसका मतलब होता है कि गर्भाशय के अंदर की झिल्ली जो होती है वो शरीर में गर्भाशय के अलावा किसी और अंग में अगर जाकर डेवलप हो जाती है और ग्रो कर जाती है तो उसे एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। कॉमनली जो एंडोमेट्रियोसिस होता है वो ओवरीज और पेरिटोनियम को इन्वॉल्व करता है और एंडोमेट्रियोसिस की सूजन की वजह से पेशेंट्स की ट्यूब जो होती हैं उनमें सूजन और डैमेज हो जाता है। ओवरीज जो होती हैं धीरे धीरे ख़राब हो जाती हैं और पेशेंट को फिर बीज बनना भी कई बार बंद हो जाता है। उसके साथ साथ एंडोमेट्रियोसिस की वजह से गर्भाशय भी ख़राब होता है। गर्भाशय के अंदर एडिनोमायोसिस, अगर गर्भाशय के अंदर एंडोमेट्रियोसिस होता है तो उसका नाम एडिनोमायोसिस है। एडिनोमायोसिस अगर पेशेंट को हो गया है तो पेशेंट का कंसीव होने का चांस इवन आफ्टर आईवीएफ वो आधा रह जाता है। तो इन सब कारणों की वजह से एंडोमेट्रियोसिस वाले पेशेंट्स को निसंतानता की संभावना रहती है। बहुत सारे यंग पेशेंट्स आते हैं मेरे पास जिनको एंडोमेट्रियोसिस है बिटवीन द एज ऑफ आई वुड से 20-22 साल से लेके और 27-28 साल तक, जिनकी कि जो लोग अभी करियर परसू कर रहे हैं और जिनका मैरिज का कोई प्लान नहीं है या जिनकी रिसेंटली शादी हुई है और अभी उनका प्रेगनेंसी का कोई प्लान नहीं है। तो अब उनका ये क्वेश्चन रहता है कि मैम अब एंडोमेट्रियोसिस हो गया है तो हम क्या करें, बिकॉज हम अभी कोई प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहते, वी वॉन्ट टू फोकस ऑन आवर करियर। तो उन लोगों के लिए अब एक अच्छा ऑप्शन है oocyte फ्रीजिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर क्योंकि हमें पता है ग्रेजुअली टाइम के साथ साथ क्योंकि ओवरीज डैमेज होती जाएंगी और पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व कम हो जाएगा, तो पेशेंट जब भी प्लान करेगा तो एक बहुत हाई पॉसिबिलिटी रहती है कि पेशेंट को खुद के एग से कंसीव होने की पॉसिबिलिटी इवन आईवीएफ के बाद बहुत कम है। और उनको बाय चांस अगर ज़्यादा टाइम निकल जाता है तो कई बार एग डोनर प्रोग्राम पे जाना पड़ता है, उनके खुद के बीज बनने बहुत ही कम या निल हो जाते हैं। तो उनके लिए आजकल एक ये फैसिलिटी है कि हम oocyte फ्रीजिंग प्रोग्राम कर सकते हैं, जिसमें कि हम जो अनमैरिड गर्ल्स हैं या जो गर्ल्स रिसेंटली मैरिड हैं या फिर जो प्रेगनेंसी प्लान नहीं कर रहे हैं, उनको हम आईवीएफ की तरह हम इंजेक्शंस लगा लें, उनके एग्स बना लें और उन एग्स को हम पेशेंट की वजाइना के रास्ते से निकाल के उनको लॉन्ग टर्म के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं। जो oocyte फ्रीजिंग प्रोग्राम होता है वो बहुत ही सक्सेसफुल है और oocyte फ्रीजिंग के रिजल्ट बहुत ही अच्छे हैं। और ये जो oocytes होते हैं ये कितने भी सालों तक रखे जाते हैं, तो उसके लिए पेशेंट को जनरली रिकरिंग फीस डिपॉजिट करनी पड़ती है। अलग अलग आईवीएफ सेंटर्स में अलग अलग चार्जेस रहते हैं, कोई ईयरली चार्ज करता है, कोई 6 मंथली चार्ज करता है, कोई 2 ईयरली चार्ज करता है, वट एवर इट इज़, पर पेशेंट को वो रिकरिंग मनी डिपॉजिट कराते रहना पड़ता है ताकि उसके एग्स जो हैं वो वहाँ पर फ्रोज़न रहें और उसको जब भी रिक्वायरमेंट हो, व्हेनेवर शी प्लान्स अ प्रेगनेंसी, और उसको अगर कोई भी कंसेप्शन रिलेटेड डिफ़िकल्टी आती है तो ये जो बैकअप में एग्स रखे होते हैं इससे उनको बच्चा होने की पूरी संभावना रहती है। तो दूसरा, एंडोमेट्रियोसिस oocyte फ्रीजिंग प्रोग्राम के अलावा जो एंडोमेट्रियोसिस और इनफर्टिलिटी के पेशेंट्स होते हैं उनमें जो ट्रीटमेंट होता है वो मेनली 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, बल्कि 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहला है पेशेंट की ट्यूब्स खुली हैं कि नहीं है और उसकी एनाटमी मतलब उसका स्ट्रक्चर अंदर से कैसा है। दूसरा, पेशेंट का ओवेरियन रिजर्व या AMH कितना है। और तीसरा, पेशेंट का यूट्रस हेल्दी है कि एडिनोमायोटिक यूट्रस है। तो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ये 3 फैक्टर्स होते हैं, वो ये डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का एंडोमेट्रियोसिस में किस तरह के ट्रीटमेंट से बच्चा लग पाएगा। जनरली जिनको माइल्ड या मिनिमल एंडोमेट्रियोसिस होता है उनको तो सिंपल दवाइयों या फिर ज़्यादा से ज़्यादा IUI से कंसीव हो जाता है। जो सीरियस सिग्निफिकेंट केसेस होते हैं, ट्यूब डैमेज हो गई, एडिनोमायोटिक यूट्रस हो गया, तो उनको IVF की ज़रूरत पड़ जाती है, ICSI की ज़रूरत पड़ जाती है। और अगर पेशेंट ने एग्स फ्रीज़ कराए हैं तो उसको वो फ्रोज़न एग्स काम आ जाएंगे, अदरवाइज़ पेशेंट को एग डोनर प्रोग्राम पर जाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है। तो ये मैंने आपको एक ब्रीफ आइडिया दिया जो एंडोमेट्रियोसिस के पेशेंट्स हैं वो इनफर्टिलिटी में उनके पास क्या क्या ऑप्शंस रहते हैं। आई होप थोड़ा बहुत समझ आया होगा, बिकॉज इट इज़ अ वास्ट एंड अ डिफ़िकल्ट टॉपिक, तो बहुत मुश्किल है कि हम एक वीडियो में उसको कवर कर पाएँ। थैंक यू।